नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फराह सिद्दीकी। आज यूपी के दंगल में कोई मुकाबला नहीं होगा, बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे यूपी चुनाव में मुस्लिमों को रिझाने की कांग्रेस ने की है प्लानिंग। और आज ही से कांग्रेस ने 16 सूत्रीय संकल्प पत्र वितरण अभियान की भी शुरुआत कर दी। आगे क्या है उसकी रणनीति, आगे उस पर करेंगे बात। लेकिन समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो भी 20% मुसलमानों के जरिए सत्ता में वापसी करना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस का ये दाव उस पर कहीं भारी न पड़ जाए। और इसी पर कांग्रेस का क्या है पूरा 16 सूत्रीय संकल्प पत्र वितरण अभियान, इसी को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आखिर क्या है कांग्रेस का ये 16 सूत्रीय संकल्प पत्र अभियान, विस्तार से जरा समझाइए, क्या कुछ शामिल रहेगा? देखिए, ये यूपी के दंगल का अब तक का सबसे बड़ा दंगल है। अभी तक हमने इतने सारे यूपी के दंगल कार्यक्रम किए, रियल सेंस में दंगल अब शुरू हुआ है। 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, किसके तरफ जाएगा उसको लेके दंगल है। राइट। और कांग्रेस पार्टी करना क्या चाह रही है? कांग्रेस पार्टी दरअसल अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ऊपर राज की है, सबसे ज़्यादा समय तक उनकी सरकार रही है। क्यों रहती थी? किस वजह से कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव जीता करती थी? और क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज एक बिल्कुल इसको कहते यूपी की राजनीति की 12th मैन हो गई, साइड हीरो जिसकी कोई गिनती नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव जीती थी तो 3 वोट बैंक की वजह से, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। हुआ ये कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में चले गए, दलित मायावती के पास चली गई और मुसलमान समाजवादी पार्टी के पास। तो आप जैसे चारपाई होती है सरकार से बाहर, चारपाई तो उसमें तो चार पाई, तो एक पाई बीजेपी लेके चली गई, दूसरी पाई मायावती लेके चली गई, एक पाई समाजवादी पार्टी लेके चली गई। अब ये जो है एक ही पाई के ऊपर टंगी हुई है। तो इन्होंने पिछले 5-6 महीने में मुसलमानों को कैसे रिझाया जाए उसकी प्लानिंग में कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी, और इसकी जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद साहब के हाथ में। तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने, कांग्रेस पार्टी पुराना तरीका है इनका कि सारे मौलवी मौलानाओं को पत्र लिखना, सोनिया गांधी के द्वारा लिखा हुआ भेजना, लिफाफे में कुछ और भेजना। हाँ, लिफाफा भी भेजा जाता था। आप तो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वोटों को खरीदने का काम करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वामपंथियों का असर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के क्रियाकलापों पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। तब ये पर्चाबाजी कर रहे हैं। ये 16 सूत्रीय मुसलमानों के लिए कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, ये एक पर्चा है, उसकी डिटेलिंग में मैं आऊँगा। लेकिन क्या तरीका इन लोगों ने अपनाया है? इन्होंने अपनाया है कि यूपी के अंदर में जो बड़े बड़े मस्जिदों की संख्या जो है वो है 8,432। इन मस्जिदों के बाहर ये पर्चे बांटे जाएंगे, ये पर्चे बांटेंगे। ये वामपंथी तरीका है। डॉक्टर साहब, वो भी जुमे की नमाज के बाद, और जुमे की नमाज के बाद जो है वो किया जाएगा। और टारगेट है कि 25 लाख मुस्लिम परिवारों के तक ये पहुँचे। और ये क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि करीब 20% जो टोटल मुस्लिम आबादी है, तो वो कुछ पॉकेट्स में है। कुछ पॉकेट्स में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, कुछ इलाकों में बिल्कुल ही ना के बराबर, इन सेंस कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने लायक नहीं है, और कुछ इलाकों में वो बहुत ही डिसाइसिव हो जाती हैं क्योंकि पॉपुलेशन का। तो एक जो आंकड़े हैं कि 20% जो मुस्लिम्स हैं वो 143 सीट्स के ऊपर दमखम रखती हैं, और इसमें से 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अब ये समझ लीजिए, बंगाल का खेल है।
बंगाल में जिस हिसाब से 30% मुस्लिम्स थे, वो एक मुश्त होकर के ममता बनर्जी को उन्होंने वोट किया तो वो चली गई। 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 30% से ज़्यादा है, बंगाल जैसी सीन है। तो अब इसी फॉर्मूले पे वो काम किया जा रहा है। तो लड़ाई क्या है, ये दंगल, ये मुकाबला किसके किसके बीच में है? तो जो चारपाई का जो मुसलमानों की जो पाई थी वो समाजवादी पार्टी लेकर के भाग गई। तो सीधे सीधे अब आप देखिए कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में कितना फर्क है। यही राजनीति का खेल है। कहाँ पिछली बार साइकिल पे सवार होकर के कांग्रेस पार्टी जो है घूम रही थी, यूपी के दो लड़के, और अभी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। यही राजनीति का खेल है। और कांग्रेस पार्टी जितना अपने इस कार्यक्रम में सफल होती चली जाएगी, समाजवादी पार्टी को दुश्मन बनते जाएंगे, समाजवादी पार्टी को नुकसान होता चला जाएगा। ये बिल्कुल इसका अर्थमेटिक यही है कि जितना ज़्यादा कांग्रेस बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी घटेगी। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सरकार लाने के लिए ये जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेसियों को बुरा लगेगा ये सुनने में, लेकिन हकीकत यही है, जमीनी हकीकत यही है। लेकिन सारी चीज़ें चुनाव में अर्थमेटिक की नहीं होती हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम सेकुलर पार्टीज के साथ मिलकर 2024 में मोदी सरकार को हटाने का एक अभियान चला रही है, और उसके सबसे मजबूत जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और आप अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ही काटने में जुटे हुए हैं असेंबली इलेक्शन में। ये विरोधाभास ये हर राज्य में है। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में अपना विकास, अपना ग्रोथ करने की कोशिश करेगी, वो जो 2024 में तथा कथित जो इमेजिनरी थर्ड फ्रंट जो बनने की जो कवायद चल रही है, वो उसको कमजोर करने। तो ये विरोधाभास भारत की राजनीति, विपक्ष की राजनीति का वो एक हिस्सा है। लेकिन ये जो 16 सूत्रीय कार्यक्रम जो बना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी वही बताइए डॉक्टर साहब। ये अपने आप को ही एक्सपोज करने वाला कि हमने अब तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। 70 साल हो गए कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का वोट लेती रही इतने सालों तक। अभी तो मोदी आए हैं और बीच में वाजपेयी जी की सरकार थी। अदरवाइज थ्रू आउट इन 70 सालों में 60 साल तो कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टीज की ही सरकार रही। तो ये जो 16 सूत्रीय कार्यक्रम है, सबसे पहली बात इसकी ये है कि ये सेकुलर राजनीति का एक ऐसा आईना है जिसके अंदर मुसलमानों का विकृत चेहरा नजर आता है। और ये विकृत चेहरा इसलिए है कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं मुसलमानों से वोट तो लेती हैं और मुंह में कालिख पोत के निकल जाती हैं। पहला पॉइंट क्या है कांग्रेस पार्टी के, तो वामपंथियों का क्या कराया हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को कहाँ इन सब चीज़ों के बारे में उतना। सरकार बनी तो सीए एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस किए जाएंगे और जिनके ऊपर केस हुआ है उसको मुआवजा दिया जाएगा। वाह, कहाँ तो बोल रहे थे कि हम सीए हटाएंगे, एनआरसी हटाएंगे। इस फर्क को समझिए, हटाने की बात होनी चाहिए थी। इस फर्क को समझिए। और मुसलमान तो उनको बेसिकली आप बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन हकीकत में बताता हूँ, ये सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों को समझते हैं कि ये मूर्ख हैं, ये जाएंगे कहाँ। सही बात है। बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हमारे पास ही आएंगे, जाएंगे कहाँ। कौन पूछता है इनको। इसलिए ये गफलत, भाई आप सीए एनआरसी के खिलाफ हो तो पहला लाइन यही होना चाहिए कि सरकार बनी तो यूपी में सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा। दैट्स इट। लेकिन नहीं, क्यों?
क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो शाहीन बाग और ये जो मुसलमानों को अफवाह में भड़का, क्योंकि तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये जो अफवाह में फंसा करके लोगों को आप उत्तेजित आपने कर दिया, बवाल मचवा दिया, दंगे करवा दिए, दिल्ली में 53 लोगों की मौत हो गई, उसके पीछे वो इस चीज़ को जानते हैं कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये जो एनआरसी है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की ताकत है और सीए हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर लागू ही नहीं होता। ये कोर्ट के अंदर 1 सेकंड में डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इसीलिए जो मुसलमान इन बंडलबाजों के चक्कर में सीए आंदोलन में अपना टाइम बर्बाद किए, उनको अपने आप से माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये देखिए आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। दूसरा पॉइंट, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। भाई ये किस तरह का सूत्री कार्यक्रम है? बोलो भाई कानून लेकर के आएंगे, जो लिंचिंग करेगा फांसी की सजा देंगे, तब तो बात समझ में आएगी। और क्या? लेकिन क्यों नहीं ऐसा करते? कर नहीं सकते। नहीं, हिंदुओं से तो भी वोट लेना है, ये समझिए। बिना उनके कहाँ बना? मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना तो ठीक है, ये आपका एजेंडा है, मान लिया, लेकिन हिंदुओं का भी वोट तो चाहिए। तो वो पूछेंगे कि भाई मुसलमानों के लिए तो तुमने बना दिया और हिंदुओं की लिंचिंग होती तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आपने क्या किया मुसलमानों को बहकाने के लिए कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे। अरे भाई राष्ट्रपति कानून नहीं बनाते, कानून लोकसभा राज्यसभा में बनता, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बनाएगी, वहाँ मोदी सरकार से लड़ना होगा। और प्रस्ताव भेज के क्या होगा? मोदी सरकार बोलेगी नहीं तो राष्ट्रपति अपने मन से थोड़ी कानून बना देते हैं, तो फिर एक छलावा। नहीं तो जनता को नहीं पता ना सारी बात डॉक्टर साहब, इसलिए तो आज बैठे हैं जी। ये सारी चीजें जो हैं, बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली और कतई मिलों को फिर से खोला जाएगा, ठीक है, वैलिड। चलिए भाई आपने ये किया भाई बुनकरों को, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे बुनकरों की क्या हालत है? क्या उसके लिए आपने फ्लैट रेट दिया? क्या वहां पे मुस्लिम कारीगरों के लिए आपने कोई सहूलियत दी? राजस्थान में तो यूपी में क्यों दे देंगे? राजस्थान में काम होता है, कोटा साड़ी बनती है, मुसलमान बनाते हैं। किसने काम किया? वसुंधरा राजे सिंधिया, वो खुद कोटा की साड़ी पहनकर लंदन में वो खुद मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। ऐसे आपने प्रचार प्रसार किया था। और आज कोटा में जो गरीब मुस्लिम परिवार जो कोटा साड़ी बनाने का काम किया करते थे, सब के सब अमीर हो चुके हैं। तो भाई ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, आपको बोलते हैं आपको करना चाहिए, लेकिन समझने और सोचने वाली बात यह भी है कि अब तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। चौथा, मनमोहन सरकार में बुनकरों के लिए जारी किए गए 2350 करोड़ 2350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाई सरकार आपकी चली, उस समय खर्च क्यों नहीं हुआ? तब किया जाना चाहिए था। क्यों नहीं खर्च हुआ? और मैं आपको एक और बात बताता हूं, मोदी सरकार इसलिए इन लोगों से बेहतर है क्योंकि ये कहती है इस मद में दिया, बेनिफिशियरी कौन है? ये लो उसके बैंक अकाउंट में भेजा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे उसके खाते में जाता है। इसलिए जनता इधर वोट कर रही है। लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें कोई स्कीम नहीं है। आप ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि मनमोहन सिंह की सरकार ने इतने रुपए हमने मुसलमानों के लिए दिए थे, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? भाई उसका मतलब आपने क्या किया? मनमोहन सिंह की सरकार में ये 2350 करोड़ रुपए के आपने सिर्फ घोषणाएं कर दी, हवा हवाई कि खर्चा करना है नहीं। तो मेरी बात फिर से वही कि मुसलमानों को ये झुंझुना दिखाते हैं और बरगला कर वोट ले लेते, बस यही काम है। अगला पॉइंट है, सपा सरकार में बंद की गई टेंडरी खोली जाएंगी। ये काम कानपुर के इलाके में होता है, जिससे चमड़े बनाए जाते हैं।
तो ये अटैक किसके ऊपर है? सीधा सीधा कि समाजवादी पार्टी आई थी, मुसलमानों की जो टेंडरी है उसको बंद कर दिया गया था, हम खोलेंगे। तो ये आपने हल्के से समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। इसलिए मैंने कहा ये मुकाबला भी शुरू हुआ है। ये प्योर वोट बैंक की राजनीति में यूपी जैसे इलेक्शन में मुसलमानों को लुभाने के लिए ये पहला जो कह सकते हैं दाव कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब इस दाव को देखकर समाजवादी पार्टी कुछ और एजेंडा लेकर आएगी, उनका 18-20 सूत्री होगा। कांग्रेस का बिल्कुल आपने सही पकड़ा। जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी तो कांग्रेस पार्टी उस समय आई थी, यही समय सलमान खुर्शीद साहब मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का काम दायित्व दिया हुआ था। वो अचानक से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और कहा कि भाई रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, 5.6% मुसलमानों को हम सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे। तो रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने इन्वोक किया और फौरन मुलायम सिंह यादव उस समय लीड रोल में थे, अखिलेश यादव तो यात्रा पे थे घूम घूम के। मुलायम सिंह ने कहा कि अच्छा कांग्रेस पार्टी 5.6% दे रही है, मैं 9%, 9.5% मुसलमान के लिए जो है रिजर्वेशन इतना मैं दूंगा। सरकार बन गई, खत्म हो गया कहानी, खत्म। बस वो तब तक थी डॉक्टर साहब जब तक सरकार नहीं बन रही थी। अरे भाई ये बात मैं इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि भाई मुस्लिम रहनुमाओं को ये सोचना पड़ेगा, मुस्लिम युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये सेकुलर पार्टियां वो आपको समझती क्या है कि झुंझुना दिखाया और पीछे पीछे भागने चले गए। कोई पूछेगा भाई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? समाजवादी पार्टी की सरकार आई, सरकार बनी, अब ये वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपके पिताजी ने 9.5% जो है रिजर्वेशन का वादा किया था, 5 साल में आपने क्या किया, कहां है वो? फिर अगला, अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पे हम हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास मुस्लिम हॉस्टल्स बनाएंगे। ठीक है, ग्रांटेड। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कितने बनाए अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास है। कौन रोक रहा है आपको? राजस्थान में बनाइए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, बनाइए, पंजाब में आपकी सरकार है, बनाइए, कई राज्यों में आपकी सरकार चल रही है, गठबंधन में आप चले, वहां बनाइए, वहां तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये वैसा ही है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ये जो 2350 करोड़ रुपए जो हमने आवंटित किए थे वो खर्च करेंगे, वो हम खर्च करेंगे। तो ये छलावा है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति दी जाएगी, पहले से आ रहा है, पहले से हो रहा है, ये खाना पूर्ति कर दो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी मुसलमानों के लिए छात्रों की छात्रवृत्ति का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कोई उसमें कोई लेना देना ही नहीं था। सब तो बिचौलिए खा जाते थे पहले। और आप गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए, और जो मुस्लिम दर्शक हैं उनको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तथाकथित कम्युनल सरकार है, ये नकवी साहब अभी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनके आंकड़े खोल करके देख लीजिए कि जो नकवी साहब के अंदर ये जो चल रहा है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये जितने भी छात्रों के लिए जो स्कीम्स बनी है, ये अब तक की जितनी भी 70 साल में जो सरकार आई है उसमें सबसे बेस्ट तरीके से इसको किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि दर्शक जो हैं बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करके कमेंट करें और मेरी इस बात को गलत साबित करके दिखाएं। इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ। लेकिन है क्या, राजनीति अपनी जगह पे है। अगला डिमांड जो कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, और जहाँ कंप्यूटर की बात होती है कि मदरसा में कंप्यूटर लगेगा, सबसे पहले यही लोग आ जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात मैं बताता हूँ, ये जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, ये डिबेट करने के लिए, लिखने के लिए, भाषण देने के लिए ये कहेंगे कि भाई हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो पैसा आता है वो क्या करते हैं, वो वहाँ जो नहीं मौलवी मौलानाओं के जो वेतन हैं उसको ये करने में, वेतन में दे दिया आप, सीधा सीधी
कि मौलवी मौलाना के पॉकेट में पैसे दो, ये आपके लिए अफवाह उड़ाने वाले एजेंट की तरह काम करेंगे, जुम्मे की नमाज के बाद आपके फेवर में वहां भाषण देंगे। बस ये फतवा निकाल करके देंगे कि भाई इस पार्टी को वोट देना, उस पार्टी को वोट मत देना। ये हर जगह होता है। तो ये आपका जो वो पॉइंट है। एक और बात कही गई है कि पिछले 30 सालों में वक्फ में हुई धांधली की जांच और दोषियों को सजा दी जाएगी। आधे कांग्रेसी इसी में फंस जाएंगे। जी सही बात है। ये आधे कांग्रेसी इसी में फंस जाएंगे, लेकिन एजेंडा है भाई। आप तक आपको किसने रोका था? चाहे वो आपने क्यों नहीं किया? कौन से राज्य में आपकी सरकार नहीं है? राजस्थान में जो वक्फ है उसमें धांधली नहीं है? 1001 में गिनवा दूं। 70 साल से आपने आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन किया, क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा था? चुनाव से पहले जुमे की नमाज के बाद पर्चा बांटने के लिए ये इसमें इस पर्चे में लिखना है, इसलिए काम अधूरा आपने छोड़ रखा था। अजीब कहानी है। अगला पॉइंट देखिए, पसमानदा तबकों के विकास के लिए अलग से पसमानदा आयोग का गठन। पसमानदा कहते हैं बैकवर्ड। तो अभी बीजेपी सरकार ने ओबीसी के लिए एक अलग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, तो ये एक और शगुफा। अब अगला जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 12 नंबर, अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी दंगों की न्यायिक जांच और दोषियों को सजा दी जाएगी। फिर अखिलेश पे आ गए। हाँ, ये बाकी बातें तो अपनी जगह पे है। अखिलेश यादव, टारगेट अखिलेश यादव है। अब ये कि भाई अखिलेश यादव, अच्छा एक बात सही है, सारे मुसलमानों ने वोट दिया अखिलेश यादव को, और 1000 के आसपास दंगे हुए, छोटे बड़े सब मिला के। दंगों के मामले में योगी सरकार में एक भी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। यह अखिलेश यादव की तथाकथित सेक्युलर सरकार, और सबसे ज्यादा दंगे इसी में हुए। और सिर्फ दंगे हुए नहीं, मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्यों नहीं भाई? सिर्फ वोट चाहिए, बाकी कुछ काम नहीं करना उनके लिए। आप सिर्फ वोट ही नहीं लेते। अब आप समझिए, ये कड़वी सच्चाई में बताने जा रहा हूं। ये तमाम सेक्युलर पार्टियां ये सिर्फ मुसलमानों का वोट ही नहीं लेते, ये हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करना, अफवाह फैलाना और मुसलमानों में लगातार एक अविश्वास की भावना का संचार करना कि ये देश हमारा नहीं है। ये काम ये सेक्युलरिज्म के नाम पे इस देश में हो रहा है, कोई और नहीं। आप ये समझिए, और जिस दिन हिंदू मुसलमान के बीच में ये सारी दीवारें टूटेगी, सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? इन्हीं सेक्युलर पार्टियों को होगा। ऐसे तो बड़ा भाई क्रिमिनोलॉजी में बोलते नहीं, भाई कोई क्राइम हुआ तो उसका बेनिफिशियरी कौन है, उस क्राइम से किसको फायदा हो रहा है, उसी से तो तहकीकात होती है। तो ये जो पूरा जो डिबेट है सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म का, हिंदू मुसलमान का, इसमें फायदा किसको है? नेस्तो नाबूद हो जाएंगे अगर मुसलमानों ने ये टेक्निकल वोटिंग करना बंद कर दिया तो। ये घुटने के बल आ जाएंगे, इनकी पूरी साख तो खत्म, ये कोई मोहल्ले टोले का चुनाव जीतने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन यही काम इनको करना है, तो वो उसी के ये पूरा का पूरा कैसे मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना है, जिससे वो आप देखिए। तो आज वो पर्चे इसीलिए तो छपे हैं, आज वो बटे रेलवे स्टेशन में होता है ना भाई, फलाना काम कराने के 101 तरीके, है ना? वही तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के 16 तरीके, यही कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है। और इसमें तमाम तरीके, अच्छा, और उसमें 1992 में कानपुर दंगे जो हुए थे, वो माथुर कमीशन को लागू करेंगे, और इसी तरह की और सब चीज़ें हैं जिससे कोई माने मतलब नहीं। मूल बातें जो है वो 16 जो एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, वो आपने सुना, और ये सब के सब हवा हवाई, इसमें कुछ नहीं होना जाना है। ये करेंगे क्या, ये भी मैं बता देता हूँ। जुम्मे की नमाज के बाद हर ये जो 8000 से ज़्यादा 8432 मस्जिदें हैं, उसके बाहर ये टेबल लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता टोपी वगैरह लेके पहुँच जाएंगे, सबका फ़ोन नंबर इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद में सोशल मीडिया में उनको जो है ना वापस जो है मैसेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाएगा। और यही काम, यही डाटा कलेक्ट करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। और ये जो
16 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये कुछ और नहीं, बस ये कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो वामपंथी सब घुस गए हैं उन्हीं की परिकल्पना, इससे कुछ होना जाना नहीं है। अब देखना ये है अखिलेश क्या जवाब देंगे। यस कि 16 के बदले वो 18 लेके आते हैं, 24 लेके आते हैं कि सीधे 32 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के वो छोड़ेंगे तो नहीं वो कांग्रेस को। ये एक कहानी, मतलब ये समझिए कि सबसे विपक्ष के बीच सबसे बड़ी लड़ाई, पहली लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि आपस में है, मुसलमानों के लिए। कौन कितने बेहतर तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ बना सकता है, इसी का कंपटीशन चल रहा है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सियासी शह और मात का खेल चल रहा है, जो अब और तेज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के 16 सूत्रीय संकल्प पत्र वितरण अभियान की शुरुआत से सपा में बेचैनियां जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन सूबे का मुसलमान अभी बिल्कुल खामोशी के साथ बैठकर चुनाव का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि सूबे का मुसलमान किसे पहुंचाता है सत्ता की कुर्सी तक, या फिर विपक्ष की आपस की लड़ाई ही इन्हें ले डूबेगी, जिसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। तो चलिए, आज के लिए यूपी के दंगल में बस इतना ही। कुछ और सियासी पहलवानों के साथ कल दंगल में फिर हाजिर होंगे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यूपी के अखाड़े की हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।